नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मुगल वंश का फोर्थ वीडियो था शायद, फोर्थ वीडियो में हम लोगों ने हुमायूं के बारे में चर्चाएं कर ली थी। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि नेक्स्ट वीडियो में शेर शाह सूरी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा 2 वीडियोज़ का टॉपिक है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है कि शेर शाह सूरी। ठीक है, आज हम लोग शेर शाह सूरी के बारे में फर्स्ट फेज में उसके थोड़ा सा चर्चा करेंगे और नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हम उसके जो उसने सुधार किए थे, जिस कारण उसका नाम जाना जाता है, जो उसने प्रशासनिक सुधार किए थे, उन सब पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। ओके, तो शुरू करने से पहले जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, उनको बताना चाहूँगा इस चैनल पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से जीएस से संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री और भारतीय संविधान मैंने पूरा करा दिया, लगभग 70% मेडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, जो बच्चे सीरियसली होकर नोट्स बना रहे हैं उनके मैं ये बताना चाहूँगा, इस पढ़ाने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद आप एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं कोशिश तो करता हूँ प्रैक्टिस सेट अपलोड करने की, लेकिन उतना प्रॉपर वे में हो नहीं पा रहा है। ठीक है, इतना टाइम नहीं अरेंज हो पाता है, तो मैं जितनी कोशिश हो सकती है उतना मैं करूँगा भविष्य में, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूँगा। लेकिन फिर भी आप अपने स्तर से पूरी कोशिश करें कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसके मॉडल पेपर्स जरूर सॉल्व करने की कोशिश करें। उससे आपकी और अच्छी कमांड टॉपिक पर बनेगी। ठीक है, रिवाइज करने के साथ साथ उसको यदि आप क्वेश्चन उसके सॉर्ट आउट करेंगे, किसी से डिस्कस करेंगे, तो और अच्छी कमांड उस सब्जेक्ट पे बनती है, उस टॉपिक पे बनती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शेर शाह सूरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप जान लीजिए कि हुमायूं के बाद, बाबर के बाद हुमायूं के बाद थोड़ा सा, क्योंकि हुमायूं बीच में निर्वासित हो गया था, भारत से चला गया था। क्यों चला गया था मैंने चर्चा की थी। वार ऑफ बिलग्राम या वार ऑफ कन्नौज के बाद वो भारत से लगभग 15 साल से निर्वासित हो गया था। तो इस 15 साल में दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में एक नया वंश का उदय हुआ, अफगानों ने दोबारा सत्ता हासिल करते हैं और दोबारा और अंतिम बार सत्ता हासिल करते हैं, लगभग 15 सालों तक कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उसके बाद 1556 के बाद आसपास हुमायूं फिर से आ जाता है और मुगल सत्ता फिर से रिज्यूम हो जाती है। तो यहाँ पर चलिए 1530 से 1540 से पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो 1540 में जब वार ऑफ बिलग्राम या वार ऑफ कन्नौज होता है, तो एक 2 अंतर आते हैं। भारतीय इतिहास में 2 अंतर देखने को मिलते हैं। दिल्ली की गद्दी पर 2 अंतर देखने को मिलते हैं। पहले तो ये अंतर देखने को मिलता है कि मुगल जो वंश है, मुगल वंश यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है। डाइवर्ट क्या हो गया है कि 15 सालों के सस्पेंड कर दिया गया है, हुमायूं भारत से जा चुका है। और दूसरा कारण ये था कि भारत में अब एक नई शासन पद्धति का जन्म हुआ। अब शासन पद्धति के नाम ना लेकर हम ले सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस की। वही उसी पॉलिसीज़ के कारण जो शेर शाह सूरी के शासन करने की नई नीतियाँ थीं, जो उसने नए नियम बना दिए थे, उन्हीं सब नीतियों के कारण शेर शाह सूरी को याद किया जाता है। आज के युग में हम लोग उसके बारे में जो मेन फोकस हो वो उसकी नीतियों पर चर्चा करते हैं, ना कि उसके जो विजय अभियान थे। ठीक है, कंपेरेटिवली, लेकिन विजय हमारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन खासकर जो उसकी पॉलिसीज़ थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। जैसे बाजार पद्धति थी, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो 2 अंतर देखने को मिलते हैं। देखिए, 2 अंतर देखने को मिलते हैं 1540 में। एक तो पहला अंतर देखने को मिला कि मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश या मुगल जो सल्तनत चल रही थी वो कुछ दिनों के लिए 15 सालों में सस्पेंड हो जाती है। हुमायूं भारत से बाहर। यहाँ पे अफगान डायनेस्टी फिर से एक बार रिज्यूम होती है, क्योंकि इब्राहिम लोदी के बाद जब बाबर ने पानीपत के फर्स्ट वार ऑफ पानीपत के बाद मुगल लोदीज जो अफगान थे, वो उनकी डायनेस्टी, उनका वंश या उनका शासन सस्पेंड हुआ, ख़त्म भी हो गया, फर्स्ट फेज ख़त्म हो गया। अब लगभग 14 ईयर्स बाद फिर से अफगान सत्ता में आ गया, क्योंकि शेर शाह सूरी एक अफगान था, याद रखिएगा। तो वहीं से अब हम शेर शाह सूरी को, अब जो शेर शाह सूरी 15 सालों तक शासन किया, लेकिन ये शेर शाह सूरी थोड़ा सा बैक में चलते हैं। कैसे शेर शाह सूरी अचानक से दिल्ली के सिंहासन में बैठ जाता है आके, इसकी बैकग्राउंड क्या था, शेर शाह सूरी ने कैसे कहाँ उसका बचपन भी था, कैसे उसने अपनी शक्ति अरेंज की। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि शेर शाह कोई गॉड गिफ्टेड नहीं था, ना तो किसी राजा के वंश में उसने जन्म लिया था। वो उसने हर अपनी क्वालिटीज अर्न की थी। ठीक है, धीरे धीरे उसने अपने आप को इस योग्य बनाया था कि वो सत्ता में आ जाए। ठीक है, तो उन सब पॉइंट्स पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। काफ़ी, अगर मैंने बताया कि जैसे मैंने बाबर पढ़ाया आपको, हुमायूं पढ़ाया, इसके बाद शेरशाह, फिर अकबर, इसके पढ़ाने के बाद आपको, मुझे नहीं उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन बचता नहीं होगा। यदि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई क्वेश्चन बचता नहीं होगा। हर कोशिश मैं करता हूँ, हर मुमकिन कोशिश करता हूँ आपको पूरा टॉपिक कवर कर लूँ। ठीक, तो शेर शाह सूरी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो
पहले तो थोड़ा सा उसका बायो देख लेते हैं। नाम था शूर वंश का, देखिए शेरशाह ये सूर वंश का था, ये देखिएगा शूर वंश का था। शेरशाह तो इसका नाम था, ठीक। जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था 1486 में। अमूमन देखिए 1486 होता है, लेकिन कुछ राइटर्स इसको 72 भी लिख देते हैं, लेकिन मोस्टली 86 ही को भी माना गया। हम लोग 86 को ही लेकर चलेंगे। कुछ नलनौर नामक जगह थी, ठीक। और पिता का नाम था इनके हसन खान, पिता का नाम था हसन खान, और इनके ग्रैंडफादर का नाम था इब्राहिम खान। क्यों बताया है? अभी इनके ग्रैंडफादर का भी बिल्कुल काफ़ी आएगा, ठीक है, इब्राहिम खान, ठीक है। और बचपन का नाम था फरीद, बचपन का नाम क्या था? फरीद। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, इस शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, या शेरशाह सूरी किस वंश का था? तो शूर वंश का था, ठीक। फरीद था बचपन का नाम। और कुछ ने उपाधि ली थी, उपाधि कहाँ ली थी? शेर खान की उपाधि थी। शेर खान किसने दी थी, अभी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद उसने उपाधि दी थी सुल्तान उल उदल की उपाधि भी दी थी। अभी जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग याद करते जाएंगे। सुल्तान उल उदल की उपाधि दी थी, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए ठीक, बायो हम लोगों ने देख लिया। 1555 के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। 1555 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1555 में 45 में मृत्यु होती है। ओके, चल ठीक। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ये इसका बायो हो गया। ऑब्जेक्टिव जो पढ़ना चाहते हैं वो इतना नोट कर लें, मतलब भर के उनका हो गया। अब देखिए हम शुरुआत चलते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स पे चर्चा करते चलते जाते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ जन्म होता है 1486 में, नलनौर में जन्म होता है। ये भारत में ही जन्म, इनका भारत में ही हुआ, इसका भारत में ही हुआ था, ठीक है। अब देखिए और थोड़ा बैकग्राउंड चलते हैं, 1486 को भी हटा देते हैं, ठीक। अब चलते हैं लोदीज के टाइम पे, लोदीज के टाइम पर चलते हैं। ये यहीं पे चल ही रहा है टाइम पीरियड, और थोड़ा सा सोचने दीजिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड चलते हैं, ठीक है। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम खान और हसन खान, ये दोनों अफगानिस्तान के रहने वाले थे, ठीक है। अफगानिस्तान के रहने वाले थे, कोई पहाड़ी इलाका था वहाँ पर रहते थे, वो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इब्राहिम, ये दोनों आजीविका की खोज में भारत आते हैं, आजीविका की खोज में भारत आते हैं, ठीक। और इस समय भारत में शासन किसका है? बहलोल लोदी का, लोदी उसका शासन है, ठीक है। बहलोल लोदी का शासन है। लास्ट डायनेस्टी चल रही है दिल्ली सल्तनत की। अब बहलोल लोदी ये कैसे आ गए? क्योंकि बहलोल लोदी ने अफगानों को आमंत्रित किया था भारत आने के लिए, तो आजीविका खोज में ये दोनों आ गए। अब इसमें इब्राहिम लोदी का यहाँ कैरेक्टर खत्म हो जाता है, ठीक, दादा थे इसके। अब हसन खान यहाँ पर आता है, हसन खान, ये यहाँ पर एक कैरेक्टर आता है जलाल खान, जो बहलोल लोदी के अंडर में जागीरदार है, इसे बोल सकते हैं जागीरदार, इसके यहाँ नौकरी करने लगता है, ठीक है। और इसी दौरान 1486 के आसपास यहाँ पे जन्म होता है शेरशाह सूरी का, ओके। अब और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे शासन आ गया सिकंदर लोदी का, सिकंदर लोदी का शासन आ गया, बहलोल लोदी जा चुका, ओके, बहलोल लोदी जा चुका। अब यहाँ पर जो हुआ, सिकंदर लोदी ने आते आते, जैसे सरकार बदलती है तो ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं, वही हुआ यहाँ भी प्रोसेस। सिकंदर लोदी ने जलाल खान की जो हो गई बदली कर दी, कहाँ पे कर दी, कहाँ इसको भेज दिया? जौनपुर में भेज दिया, ठीक है, जौनपुर। और इसको भेज दिया जौनपुर में, और इसको जो हसन खान था इसके अंडर में जागीरें दे दी। सिकंदर लोदी ने किया, इसको हसन खान को बिहार की ही कुछ जागीरें दे दी, जिसमें सासाराम था और ख्वासपुर था, जिसको हम लोग आज के में शाहाबाद बोलते हैं, और टोंडा था। इस तरह की 2-3 जागीरें दे दी, जिसमें आप लोग सहसाराम याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। सहसाराम और ज़्यादा शाहाबाद या ख्वासापुर, ठीक, दोनों। इसको 2-3 जागीरें इस तरह उसने दे दी। अब देखिए अच्छी कट रही है, हसन खान का
कैरेक्टर सेट है, इधर पहले ऐसा। लेकिन हसन खान पे एक बात और याद रखिए कि हसन खान की 4 पत्नियां थी, इसकी 4 पत्नियां थी और 8 पुत्र थे। ठीक, पत्नियां 4 थी, 8 पुत्र थे। तो ये जो अपनी 4th पत्नी थी, इससे कुछ ज़्यादा ही स्नेह रखता था और इसी के पुत्रों से, 4th पत्नी के पुत्रों से स्नेह ज़्यादा रखता था हसन खान। और कुछ राइटर्स लिख देते हैं जो उसकी 4th पत्नी थी काफ़ी सुंदर थी और एक वैश्या थी, ऐसा कुछ राइटर्स बताते हैं। ठीक, तो 4th पत्नी से ज़्यादा स्नेह रखता था। यहाँ पर शेरशाह सूरी के साथ कहा जाए पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा था। इसकी जो माता थी या सौतेली माता थी, इसके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करती थी और हसन खान कुछ ज़्यादा स्नेह होने के कारण भी उसको कुछ कर नहीं पाता था। तो यहाँ पर शेरशाह सूरी के साथ कुल मिला के एक कहा जाए सौतेला सा बर्ताव हो रहा था, पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा था, जिससे वो काफ़ी निराश हो जाता है, काफ़ी असंतोष होता है, उसके मन में होता है। तो शेरशाह सूरी क्या करता है कि यहाँ से चला जाता है, इसके पास बहुत छोटी सी उम्र, लगभग 10-11 की एज में यहाँ से चला जाता है और जाता है जौनपुर। और जौनपुर में कौन है इस समय? कौन है? जलाल खान। तो जौनपुर में जाता तो है, लेकिन जौनपुर यहाँ जलाल खान से मिलने नहीं जाता है, जौनपुर जाता है क्योंकि जौनपुर तत्कालिक समय, तत्समय इस्लामिक संस्कृति का केंद्र था। 2 चीज़ें याद रखिए, इस्लामिक संस्कृति का केंद्र था। दूसरी बात, जौनपुर में शिक्षा के भी स्तर से, विद्या के स्तर से भी काफ़ी डेवलप कर रहा था और इसीलिए उसे भारत का सिराज कहा जाता है, भारत का सिराज कहा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक, क्या बात रखिएगा। एक तो इस्लामिक संस्कृति का केंद्र था, इस्लामिक संस्कृति का केंद्र था, ठीक है, और फिर शिक्षा के स्तर पे भी उसको डेवलप कर रहा था, इसीलिए उसे भारत का सिराज कहा गया। तो यहीं पर आके शेरशाह सूरी ने एक शिक्षा केंद्र में अपना एडमिशन ले लेता है और काफ़ी पढ़ाई करने लगता है और पढ़ाई करता है। ठीक है, इसने यहाँ पे स्टडी अपनी स्टार्ट की और ख़ासकर अरबी और फारसी भाषा में अच्छी पकड़ बना ली। ये कहा जाता था कि हर सब्जेक्ट में इसको काफ़ी होशियार, यानी स्कॉलर टाइप का बच्चा हो गया था, काफ़ी कहा जाए टैलेंटेड बच्चा था। तो उसी कारण आगे बढ़ते हुए ये अपनी क्लास में नंबर 1 हो ही गया। धीरे धीरे समाज में मेरी प्रतिष्ठा पाने लगा, बहुत चीज़ें बहुत जल्दी कैच करता था, बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा था। तो इससे समाज में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। जब अपने बोर्ड में टॉप करेगा तो पेपर में नाम तो निकलेगा ही, बस वही सीन था काफ़ी। तो इसी की प्रतिभा सुनते सुनते एक दिन इससे जमाल खान मिलने आया। जमाल खान भी इसकी प्रशंसा से सुन मिलने, और जमाल खान जब अपने परिचय हुआ बताते हम तो, हमारे पिता का नाम हसन खान है, तो परिचय तो कही तो हमारा ही चेला था हसन खान। तो जमाल खान क्या करता है, जमाल खान शेरशाह और मतलब शेरशाह फरीद को और वह हसन खान के भी समझौता करा देता है। और क्या करता, देखिए बिल्कुल सीनियरिटी वाला रोल प्ले किया उसने कहा हसन खान को कि जो तुम्हें जागीरें मिली हैं, तुम्हारी हमारी के पास से मिली हैं, तो तुम ऐसा करो कि तुम शेरशाह को अपना असिस्टेंट के तौर पर रख लो। ठीक, यहीं से देखिए शेरशाह का भाग्योदय हो रहा है कि उसने जमाल खान ने कहा कि शेरशाह को अपने असिस्टेंट के रूप में रख लो, तुम बस नोट गिनना और काम ये संभालेगा। ठीक है, शेरशाह अब यहाँ से दोनों भी समझौता हो गया, ये फिर से यहीं पर आ गया, जागीरें संभालने लगा। और देखिए ये कहा गया 1497 से 11 साल का बच्चा 15-18 लगभग 21 साल तक, या लगभग कहा जाए 21 साल तक उसने ये जागीरें संभाली और बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया था अपनी जागीरों को संभालने। देखिए क्या क्या किया था। पहली बात तो इसने दीवानी और फौजदारी अधिकारियों को पूरी तरह नियंत्रित रखा था। तो दीवानी और फौजदारी जितने भी अधिकारी थे पूरी तरह उन पर नियंत्रण रखा और उनको साफ इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि किसी भी तरह आप जनता के प्रति और खासकर लगान वसूली के प्रति बहुत ही नम्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे। ठीक है, साफ इंस्ट्रक्शन था इनको कि कोई भी अधिकारी होगा वो जनता के प्रति, चाहे किसी दीवानी और फौजदारी मामले में हो या लगान वसूली का केस हो, किसी भी तरह भेदभावपूर्ण व्यवहार या कठोरतापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, नम्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे। ठीक, फर्स्ट थिंग है उसने शासन व्यवस्था पूरी तरह परफेक्ट कर दी। किसी भी तरह का ये कहा जाए विद्रोह, मतभेद, दंगे, अव्यवस्था, किसी तरह का उसके टाइम पीरियड में कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल परफेक्टली उसने डील किया। थर्ड क्या था,
उसने जो जागीरें थी उसके लिए एक नई व्यवस्था अपनाई जो लिखित रूप में होती थी। सभी जागीरों का लेखा लिखा जाता था, उसमें उनसे कितना लगान आता है उनका वर्गीकरण कर दिया गया और उससे कितना पैदावार हो रही है, सभी पॉइंट को मतलब जागीरों का लिखित में रूप में डिटेल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेखा करना शुरू कर दिया। उसमें मेन पॉइंट क्या थे, लगान कितना वसूल करा जा रहा है, उनकी पैदावार कितनी हो रही है और उसका वर्गीकरण किस रूप में किया गया, ये सब पॉइंट्स उसने चर्चा की। लेकिन इन सब के अतिरिक्त ये तो उसने दिखाने के लिए योजनाएं थी लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य सिर्फ 2 उद्देश्य सामने आते थे। 2 उद्देश्य कि जनता की भलाई और किसानों का हित। क्योंकि मैंने बताया जहाँ जहाँ कृषि होगी वहीं स्टेट डेवलप होंगे। ठीक है, तो उसका मेन मोटिव था कि हम किसानों को जब हित करेंगे तो हमको वो कच्चा माल रॉ मटेरियल देंगे, उसी से हम डेवलप करेंगे। और जनता की भाई जनता जब तक हमारे साथ रहेगी तब तक हमको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। तो जनता की भलाई और किसानों का हित 2 उसके मोटिव थे। वो हथियार 3 थे। दीवानी फौजदारी अधिकारियों को पूरी तरह नियंत्रित रखा, किसी तरह का विद्रोह नहीं हो सकता और इनको साफ इंस्ट्रक्शन थे कि लगान वसूली या किसी भी तरह के मामले में आप जनता के साथ पूरी तरह नम्रता का व्यवहार करेंगे। दूसरी बात, शासन व्यवस्था बिल्कुल कंट्रोल में रखी हुई थी, किसी तरह का कोई भी ताजा फसाद, दंगे फसाद या किसी तरह की अव्यवस्था, कुछ विद्रोह, कुछ भी फैलने की उम्मीद नहीं रखी थी। तीसरी, जागीरों को लेखा स्टार्ट कर दिया था लिखित रूप में, पैदावार, वर्गीकरण और लगान को लेकर ये सब। अब देखिए इसकी जनता में पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। जनता इसको एक अपने कहा जाए एक अपने शासक के रूप में स्वीकार करने लगे। अपनी कुल मिला के यहाँ एक ऐसा स्टेज पे ऐसा शेरशाह सूरी आने लगा था कि लोग जो कुछ लोग थे ईर्ष्या करने लगे थे। एक डायलॉग भी कहा जाता है, जब लोग आपसे ईर्ष्या करने लगे तो समझ जाओ तरक्की कर रहे हो। तो ऐसा कुछ सीन हो गया था। शेरशाह सूरी की जो माता थी, जो सौतेली माता जिसे हम लोग जिसके कारण तो ये घर छोड़ के गया था, वो इससे ईर्ष्या करने लगी। अब माता ना लिखे, इसको अगर हम विमाता लिखें तो सही होगा। ठीक है, तो ये इससे ईर्ष्या करने लगे और इसने हसन खान को कहा भी, जो चौथी माता थी ना, तो हसन खान को कहा कि शेर खान से अपने आप जो जागीरें दी वापस ले लीजिए। तो शेर खान से इसने भैया आदेश आया था, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो इसने वापस ले ली। अब शेर खान फिर वहीं के वहीं हो गया, शेरशाह फिर वहीं का वहीं हो गया। 21 साल बाद आज भी इनके पास कुछ नहीं बचा। अब यहाँ से हुआ ये कि ये फिर वापस चला गया। अब ये आया दिल्ली में, जब ये 1518 के आसपास दिल्ली आके कुछ दिल्ली आया, लेकिन 1580 में हसन खान की हो जाती है मृत्यु। अब देखिए अब गेम पे पलट जाएगा, क्योंकि हसन खान ने की जागीरें थी। तो यहाँ जब हसन खान की मृत्यु हो गई तो शेरशाह ने लोदियों की सहायता, क्योंकि लोदी का शासन चल रहा था इस टाइम, तो लोदियों की सहायता से अपनी जागीरें फिर से वापस ले ली। कहते अब तो राजा कहेगा, हम तो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ले आएंगे, देखिए कौन रोकता है। ठीक है, तो लोदियों की सहायता से अपनी जागीरें इसने फिर से वापस ले ली, जिसमें इसने अभी 21 साल तक शासन किया। ठीक है, जागीरें वापस ले ली, लेकिन अभी भी इसके सामने दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी, पिता तो चले गए, लेकिन विमातक जो उसके सौतेले भाई थे अब इसके अगेंस्ट षड्यंत्र रचने लगे थे। षड्यंत्र रच रहे थे, जिसके कारण अब भाइयों के अगेंस्ट युद्ध नहीं करना चाहता, लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी जागीरें भी नहीं छोड़ना चाहता था। तब ये कब ये कहाँ गया, इसके बाद ये आता है दक्षिणी बिहार। इसके बाद आता है ये दक्षिणी बिहार, जहाँ पे शासन है इसका बहार खान लोहानी का। बहार खान लोहानी का शासन। कुछ चीज़ें जैसे अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि मैं यहाँ से सन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ मैंने सिकंदर लोदी का जानबूझ के सन नहीं बताया है, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे अभी लोदी का यहाँ पे ये भी मैंने सन नहीं बताया कि यहाँ कौन से लोदी का शासन था। ये सब बात आप खुद पढ़ें, खुद मैंने, क्योंकि मैंने लोदी पढ़ा चुका हूँ। हर चीज़ मैं यहीं बताऊँगा, तो आप रजिस्टर के पन्ने पलटेंगे क्यों? ठीक, हर चीज़ यहीं पे नहीं बताऊंगा मैं, जानबूझ के ये सब चीज़ें मैं ब्लैंक कर रहा हूँ। यहाँ लोदीज़ का था, अब आप खुद पढ़िए जाके कि किस लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, सिकंदर लोदी ने या बहलोल लोदी ने, किसने इसकी सहायता की थी। ठीक, यहाँ पे किस सन में ऐसा हो रहा था, ये सब चीज़ें मैं ब्लैंक कर रहा हूँ। आप दोबारा उस पेज को पलटें जाके, वहाँ देखे जाके कि कौन कौन से सन थे, कौन क्या था। ठीक, और आगे चलते हैं। अब देखिए दक्षिणी बिहार ये आ गया, बहार खान लोहानी। यहाँ पे बहार खान लोहानी देखिए शासन तो, लेकिन दिल्ली के शासन के अभी अधीन है, लोदीज़ के अधीन है।
तो बहार खान लोहानी के यहाँ पे इसने बहार खान लोहानी शेरशाह सूरी की प्रतिभा से वाकिफ था और जब इसको उसने अपने सेना में अपने दरबार में एक ऐसे असिस्टेंट के रूप में भर्ती कर लिया। लेकिन इसने अपनी प्रतिभा कब दिखाई, जब एक बहार खान लोहानी एक बार शिकार करने गया था तो इसने शेरशाह ने एक ही बार से एक शेर को मार दिया, जिससे खुश होकर इसने बहार खान लोहानी ने इसको शेर खान की उपाधि दी थी। शेर खान की उपाधि दी और साथ ही साथ अपने बच्चे जलालुद्दीन का, ठीक है, अपने बेटे जलालुद्दीन जो छोटा सा बच्चा है अब वो है अल्पायु है, उसका संरक्षक और शिक्षक भी शेरशाह सूरी को नियुक्त किया। संरक्षक और शिक्षक दोनों इसको नियुक्त कर देता है। ठीक, अब देखिए फिर इसके जीवन में देखिएगा, अभी देखिए जो शेरशाह हम पढ़ा रहे हैं ये लगभग चलेगा जब तक हुमायूं जाता नहीं है। हुमायूं से पहले लगभग 1530 तक देखिए, 1530 या 31 तक। अभी तो टाइम पीरियड काफ़ी है इस पर, अभी तो 1518 ही चल रहा है। 1530 तक ये कई बार बदलेगा, कई बार सबके पास जाएगा और ये मानने के लिए इसने सारी योग्यताएं अर्न कर रहा है। देखिए यहाँ पे इसने अपनी योग्यता दिखाई, प्रतिभा दिखाई अर्न की, अब ये इसके साथ अर्न करेगा। देखिए कैसे आगे चलते हैं। तो जलालुद्दीन के साथ ये टिका रहता है, लेकिन अब देखिए ये शेरशाह जलालुद्दीन के साथ संरक्षण में टिका रहता है और बहार खान लोहानी भी इस पर शेरशाह सूरी पर काफ़ी विश्वास करने लगता है। अब यहाँ फिर से भाई जब तरक्की करोगे तो लोग ईर्ष्या करने लगेंगे, यही कहानी फिर से हुई। शेरशाह सूरी यहाँ पे बहार खान लोहानी का काफ़ी कहा जाए कटप्पा टाइप का ईमानदार सेवक बन चुका था। उसे बहार खान लोहानी इस पर बहुत विश्वास करते थे और हर काम में इसको आगे किया करते थे। अब यहीं पर जो बहार खान लोहानी के साथी सरदार थे, दरबार थे, इससे शेर खान से ईर्ष्या करने लगे और बहार खान लोहानी के कान भरने लगे। शेरशाह ऐसा करता है, शेरशाह वैसा करता है, बाहर का आदमी है, आपको अकेले मार देगा, चाय में जहर मिला के देगा, ऐसी बातें बताने लगे। अब बहार खान लोहानी की साइकोलॉजी तो पलटने लगी थी। इसी दौरान क्या हुआ, 1526 में बिल्कुल हम देखिए मैं ब्रीफली वे में चल रहा हूँ, अगर आप कहीं पढ़ने बैठ गए ना इसको तो आप ये मान के लिए कि पढ़ते ही रह जाएंगे। बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट में लेके चल रहा हूँ कि आगे पढ़ती रही गाड़ी। 1536 में क्या हुआ था, वॉर ऑफ पानीपत, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत होता है। अब इससे क्या होता है, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत के बाद कि मैंने यहाँ बताया था बहार खान लोहानी लोदीज के सबॉर्डिनेट है। अब इसके बाद दिल्ली में सत्ता पलट चुकी है, अब दिल्ली में सत्ता आई है मुगलों की, तो बहार खान लोहानी यहाँ पर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। कहता है अब कहा कि तुम हमारे माई बाप हो, हम कहा कि आपके नौकर। तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और दक्षिण बिहार का शासक बनकर बैठ जाता है, दक्षिण बिहार का शासक बन जाता है। और यहाँ पे एक नई चीज़ करता है। क्या करता है कि अपना नाम रखता है मोहम्मद शाह, नाम याद रखिएगा, मोहम्मद शाह नाम से उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठे। और गद्दी पर बैठते ही इनके पर निकला। इसने क्या किया, शासक बैठते ही, क्योंकि बाहर शेर खान के अगर इसको काफ़ी भर दिया गया था, तो इसने गद्दी पर बैठते ही इसका एक साथी था मोहम्मद खान, उसके और शेर खान के बीच में जो उसकी शेरशाह सूरी की जागीरें थी उसमें विभाजित कर दिया। तो अब शेरशाह कह रहा है मेरी क्या गलती है, मेरी क्या दिल्ली में सत्ता पलटी, मेरी क्या गलती है, मैं अपनी जगह क्यों दूँ, मैं अपनी जागीरें क्यों दूँ। तो शेर खान इसको क्या करता है, इस पर अटैक करके इसको पराजित करके अपनी जागीरें वापस ले लेता है। ठीक, मतलब कुल मिला के राजा की आज्ञा का उल्लंघन हो गया। अब शेरशाह सूरी ये समझ जाता है कि अब मेरा यह राज्य में बसर नहीं होगा, अब मेरे जाने नहीं, क्योंकि मैंने राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। राजा की आज्ञा से मोहम्मद शाह खां को पराजित करके अपनी जागीरें फिर से वापस ले ली हैं, तो अब राजा मुझे छोड़ेगा नहीं, युद्ध की स्थिति आएगी, इस तरह यहाँ से निकल चलो, लड़ाई नहीं करनी है तो सामने से हट जाओ, लड़ाई नहीं होगी। तो इसी बिसात पर, इसी सोचकर अब शेरशाह सूरी जाता है मुगलों के पास। किसके पास, बाबर, सत्ता में बैठा है बाबर के पास जाता है। बाबर के पास भी यही स्थिति होती है, तरक्की करते हैं लोग, जलने लगते हैं तो वापस आ जाता है, फिर यहीं पे आता है। एक लंबी कहानी, जब हमने कहा 1530 तक इसके जीवन में स्थायित्व तो नहीं आएगा, लेकिन ये सब चीज़ें उसको ट्रेंड कर रही हैं, ये बिल्कुल ट्रेंड करनी है। ऐसे ही नहीं कि 1531 में बैठेगा तो युद्ध पे युद्ध हारते हुए हर युद्ध जीतता चला जाएगा। तो 1530 तक हम लोग अभी और थोड़ा सा सेशन बाकी है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, यहाँ से हम लोग देखा, पहले पायो पढ़ा थोड़ा सा, फिर देखा हसन खां का शेरशाह सूरी का कैसे वो धीरे धीरे डेवलप करता है, यहाँ से अपनी 21 साल तक
अपनी जागीरें संभालता, कई चीज़ फिर हसन खान लोहानी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? तो हसन बहार खान लोहानी ने, तो दक्षिणी बिहार का शासक था, उसने इसको शेर खान की उपाधि दी थी। इसके बाद पानीपत का वार होता है जिससे दिल्ली की सत्ता पता जाती है, और उस बहार खान लोहानी बिहार दक्षिण बिहार में अपना स्वतंत्र शासक घोषित करते हुए बंटवारा करता है, जिसको शेर खान अस्वीकार करते हुए युद्ध में पराजित करके अपना जागीरें वापस ले लेता है। अब इसके बाद शेर खान जाएगा मुगलों के पास, उसको हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए उसको आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 1520 से पानीपत के वार्ता देख लिया, शेरशाह की सूरी की क्या स्थिति बन रही थी। अब देखते हैं इसके बाद जब शेरशाह सूरी के बहार खान लोहानी जो मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करके दक्षिण बिहार में स्वतंत्र शासक बन के अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, और मोहम्मद खां के बीच शेरशाह सूरी की जागीरें को बंटवारा कर देता है। लेकिन शेरशाह सूरी इसको रिजेक्ट करते हुए मोहम्मद खां को पराजित करके अपनी जागीरें हथिया लेता है। अब शेरशाह सूरी को लगने लगा कि दक्षिण बिहार में उसकी बचत नहीं हो पाएगी क्योंकि राजा के आदेश का अवहेलना की है, तो अब वो जाता है कहाँ पर, मुगल दिल्ली चला जाता है मुगलों के पास, जहाँ पर शासन है किसका, बाबर का। मुगलों के पास जाता है, यहाँ पर शासन किसका, बाबर का। अब देखिए यहाँ सीन क्या बन रहा है। अब बाबर के पास पहुंच के वो कई चीजें सीखता है। क्या चीज सीखता है, सैनिक व्यवस्था, ठीक। अभी तक उसने शासन से रिलेटेड चीजें देखी थी, जनता के हित, उसका क्या क्या प्रशासन के स्तर पर चीजें देखी थी, अब वो शासन के स्तर पर चीजें सीख रहा है। सैनिक व्यवस्था देखा, शासन व्यवस्था देखा, सीखा इसने, और साथ ही साथ सैनिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था और लोगों की कहा जाए एक नियंत्रण कैसे किया जाए, कैसे युद्ध लड़ने की पॉलिसी जो होती, ये सब उसने सीखी, ठीक है। नियंत्रण की पॉलिसी और युद्ध की पॉलिसी इसने यहाँ पर सीखी बाबर से, मुगलों में, ठीक। सारी क्वालिटीज ने यहाँ डेवलप की। साथ ही साथ अच्छी बात तो सीखी, साथ ही साथ मुगलों की सैन्य दोषों को, सैन्य कमजोरियों को भी वो पहचान गया था कि कहाँ कहाँ कमी। देखिए योग्य तो बच्चा योग्य तो था ही, बचपन से योग्य था, दिमाग चलाना उसको बहुत अच्छी तरह आता था, तो उसने अच्छी चीज़ ले ली, साथ ही साथ जो कमियाँ थी उसको भी उसने डिनोट कर लिया। और इसीलिए उसने ये भी कहा था, उसको यहीं पर आइडिया होगा जब ये इनके साथ था, ज़्यादा टाइम पीरियड ज़्यादा लंबा नहीं था, लगभग 1 साल के आसपास इनके बाबर पास रुका था। तो यहाँ पर उसने एक बार ये भी रियलाइज कर लिया था कि मुगलों को हराना और अफगानों की सत्ता को पुनः स्थापित करना असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि बाबर की सेना अजेय नहीं है, उसमें भी कुछ कमियां हैं जिसके आधार पर हम यदि वहाँ पर चोट करेंगे तो बाबर की सेना भी हार जाएगी। इसीलिए जब 1528 में जब वार ऑफ चंदेरी होता है ना, वार ऑफ चंदेरी होता है, तो इसमें मुगलों के पक्ष से लड़ते हुए जब मुगल जीत गए थे तो उसने एक बार कहा भी था कि यदि भाग्य मेरा साथ दे तो मैं एक दिन मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया था। इसी से बाबर आशंकित हो गया था। बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों से, अपने दरबारियों से या अपने जो उसके सबॉर्डिनेट से उससे कहा था कि शेरशाह सूरी पर नज़र रखना। और जब शेरशाह सूरी की हर एक्टिविटी पर नज़र रखने जाने लगी, उसके पीछे काजा रॉ के एजेंट लग गए या गुप्तचर लग गए, तो उसी के आधार पर शेरशाह सूरी समझ गया कि अब मेरी यहाँ मुगलों में भी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे यहाँ से करना चाहिए। तो फिर वो लौट कर पहुँचता है 1528 में ही। 1528 में कहाँ जाता है, फिर वहीं दक्षिण बिहार जाता है, जहाँ पर अब थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ है। स्थिति गड़बड़ क्योंकि जो मोहम्मद शाह था, बहार खान लोहानी, मोहम्मद शाह, इसकी हो चुकी है मृत्यु। तो इसकी विधवा, नाम था इसका दूदू बीबी, इन्होंने अपनी जो पुत्र था जलालुद्दीन, अभी वो छोटा बच्चा है, तो उसकी संरक्षक के रूप में इसमें शेर खान को संरक्षक बना दिया, शेर खान को संरक्षक बना दिया अपने पुत्र का। अब देखिए यहाँ से शेर खान को दोबारा क्या एक गोल्डन टाइम मिल गया, गोल्डन टाइम मिल गया अपनी प्रतिभा को सुधारने का। और जितनी उसने चीज़ें सीखी, शासन प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, किसानों को ये जागीरें, ये सब जो उसने अपने दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था। वो प्लेटफॉर्म था क्यों, क्योंकि अब उस पर नियंत्रण रखने के लिए कोई है ही नहीं। विधवा ये क्या कर लेंगे, और जिसके अंडर, जिसके संरक्षक रूप में वो जलालुद्दीन अभी बच्चा है। लेकिन यहाँ भी शेर खान का ईमान नहीं डगमगाया उसने,
उसने एक ताजा ईमानदार स्वामी भक्त के रूप में सेवा की दक्षिण भारत के शासक जलालुद्दीन की। जो सत्ता देखिए गद्दी पर जलालुद्दीन बैठा है, वो एक कहा जाए कटप्पा की तरह, या जिसने बाहुबली देखी होगी मूवी कटप्पा का रोल प्ले करेगा, तो मैं उसके कंपैरिजन करने के रूप में बता रहा हूँ कि उसने एक स्वामी भक्त के रूप में अपने राज्य की सेवा की, उस राज्य को विस्तृत किया, दक्षिण बिहार के राज्य को विस्तृत किया, उसमें उनकी सैन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया और साथ ही साथ शासन व्यवस्था को भी सुदृढ़ करते हुए एक अच्छे, एक कहा जाए एक एडोरेबल कहा जाए स्टेट के रूप में इसको अपने ऑर्गेनाइज कर दिया। पूरी हर तरह से सैन्य व्यवस्था है ना, सैन्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, सब स्तरों पर शेरशाह सूरी ने बिल्कुल परफेक्ट स्टेट के रूप में हर रैंकिंग में इनका राज्य प्रथम स्थान पर आने लगा, तो फर्स्ट रैंकिंग पे आने लगा दक्षिण बिहार। फिर वही बात, जब आप प्रोग्रेस करेंगे कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन वो ईर्ष्या करने का भी टाइम पीरियड नहीं आया है। टाइम पीरियड इसके पहले एक और घटना घट जाती है कि यहाँ पे इब्राहिम लोदी का एक भाई होता है। इब्राहिम लोदी का भाई होता है, देखिए ओरिजिनल तौर पे ये बहार खान लोहानी था, ये भी अफगानी था, ये भी अफगानी था, बहार खान लोहानी। तो जिसका जलालुद्दीन जो बेटा था वो भी अफगानी था। अब अफगानी मिलेंगे तो भाई खिचड़ी पकेगी, लेकिन अफगानी तो शेरशाह भी था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से काम लेता था। यहाँ पे इब्राहिम लोदी का भाई आता है मोहम्मद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई आता है मोहम्मद लोदी। इसने कहा कि मैं बाबर के अगेंस्ट युद्ध लड़ूंगा और मुझे मदद चाहिए, मेरी मदद करो। तो यहाँ पे इसने शेर खान से नहीं कहा था, इसने जलालुद्दीन से कहा था, जो अभी एक छोटा बच्चा है। अब उस पर दबाव डाल के इसने उनकी सेना मदद मांगी, जहाँ पे जो मेन करता था कौन है, शेर खान। और शेर खान यहाँ पे उस युद्ध के फेवर में नहीं था, वो जानता था कि बाबर की सेना को इतनी तरह से हराना आसान नहीं है कि आराम से हरा लिया जाके। तो इस शेर खान विवश था, क्योंकि जलालुद्दीन जो इसका राजा था उसने कहा बेटा जाओ, तो शेर खान मजबूरी में चल दिए। अब यहाँ पे मोहम्मद गौरी वर्सेस बाबर की लड़ाई होती है, ठीक, बाबर की लड़ाई होती है 3 मिनट। और ये यहाँ पे इनके साथ शेर खान भी जुटा पड़ा, शेर शाह भी जुटा पड़ा। ये वॉर कौन सा है, यह है वॉर ऑफ घग्गर, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझ में आएगा, वॉर ऑफ घग्गर है 1529। यहाँ पे वॉर ऑफ घग्गर होता है। अब देखिए और क्या होता है, कॉमन सी बात है, रिजल्ट क्या था कि मोहम्मद गौरी हार, ये मोहम्मद गौरी मैंने लिख दिया, जस्ट मिनट गलत हो गया, मोहम्मद लोदी है, मोहम्मद लोदी हार गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाबर जब जीता तो इसने एक उदारतापूर्ण डिसीजन दिया, इसने उदारतापूर्ण दिया, जलालुद्दीन को दक्षिण भारत का शासक एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अधीनता रहेगी। उसने कहा हम तुम्हारे राज्य को नहीं जीतेंगे, आप शासक के रूप में प्ले दे, बच्चा है क्या करेगा, कुछ चुपचाप बैठा रहेगा। और कहा कि आपका जो संरक्षक होगा वो शेर खान होगा, क्योंकि शेर खान पहले से लड़ने के युद्ध में फेम नहीं था, तो शेर खान संरक्षक में। और शर्त क्या थी, हम आपको कर देंगे, लेकिन आप हमको ईयरली जो एनुअल होगा, एनुअल हमको आप टैक्स पे करिए, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। अब बाबर ने ऐसा कह के वापस चला गया, स्थिति वैसी बनी रही, बस मुक्ता एक मोहम्मद लोदी ने आके की थी, तो उसको प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई। अब फिर से एक कंडीशन आ रही, जब आप तरक्की करेंगे तो लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। अब शेर खान के हाथ में तो पूरी पावर आ गई, मतलब जो ये अफगान सरदार या जो बोल सकते हैं लोहानी सरदार से वो इस कदर ईर्ष्या करने लगे कि कल का एक नौकर, जो एक आदमी जो हमारे राज्य में एक नौकर बन के आया था, नौकरी करने आया था, आज की डेट में वो शासक बना बैठा, और जिसको बाबर ने भी, मुगल दिल्ली सल्तनत के शासक ने भी अप्रूवल दे दिया है। अब यहाँ से लोहानी सरदार ईर्ष्या करने लगते हैं, और लोहानी सरदार इसको कहते हैं कि अब इसको हटाना है, उसके अंदर कॉन्स्पायरेसी करते हैं। लेकिन अब सत्ता जब सरकार हाथ में है, जब सरकार आपकी है, तो जितनी कॉन्स्पायरेसी कर लो, हम हटा देंगे। शेर खान हर बार इस कॉन्स्पायरेसी को ख़त्म कर देता है। एट लास्ट जब लोहानी सरदार जब मान जाते हैं कि शेर खान को हम नहीं हटा सकते, तो बेइज्जती कराने से अच्छा कि यहाँ चलो, तो ये जलालुद्दीन जो यहाँ पे शासक बनकर बैठा था, बच्चा था, इसको लेकर सब चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं,
जलालुद्दीन को लेकर बिहार चले जाते, बिहार नहीं बंगाल चले जाते। बंगाल में कौन शासक है? नुसरत शाह जाते हैं और वहीं पर जाके बस जाते हैं। अब यहाँ पे दक्षिण बिहार में शेरशाह सूरी का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अब तो कोई बचा ही नहीं, अब तो हम ही थे और हम हैं और हम ही रहेंगे। और इसीलिए इसने क्या किया कि अपना जून जस्ट मिनट इसने जून अभी अपना राज्याभिषेक नहीं कराया, ठीक है, यहाँ पे अभी टाइम पीरियड बाकी है, अभी आएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसने अपने आप की सुल्तान की उपाधि दी, सुल्तान अपने आप को घोषित करता है 1530 के आसपास। और हजरत ए उला ऐसे कुछ, हजरत ए आला ये उपाधि धारण करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी गई कि हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी। तो हजरत ए आला की उपाधि शेर खान ने धारण की थी, लेकिन अभी वो दक्षिण बिहार का शासक बन के अपना नाम आ गया है। और क्लियर है, अब फील्डिंग बिल्कुल सजाई के लिए, क्योंकि कोई राज्य पे किसी का वो सवालिटी नहीं है, उसके कम पक्ष में है। इतने दिनों से शासन करता 2-2.5 साल से, तो जनता को भी फेवर में ले लिया है, योग्य तो है ही शासन के लिए। अब उसके टाइम पे 1530 का टाइम है, एक बात और परिवर्तन आ रहा है, दिल्ली में बाबर की मृत्यु होने वाली है। और शेर खान जीवन भर जब तक बाबर रहा तब तक मुगलों के अगेंस्ट उसने संघर्ष नहीं किया, लेकिन जहां बाबर जाएगा वो हुमायूं के अगेंस्ट युद्ध करने की स्थिति में आ जाएगा। तब तक वो क्या करता है कि अपनी शक्ति बढ़ा रहा होता है। और इसी दौरान शक्ति कैसे बढ़ाई है, तो हजरत ए आला की उपाधि धारण करके सत्ता में बैठ गया। अब इसके बाद क्या करता है, ताज खान जो चुनार का पूर्व गवर्नर है, ताज खान, ये इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो इसकी विधवा होती है, क्या नाम होता है उसका, लाड मलिका। इससे वो शादी कर लेता है शेर खान। अब इससे उसको 2 फायदे होते हैं। कौन कौन से फायदे होते हैं? पहला तो फायदा होता है कि चुनार का किला मिल जाता है, एक दृढ़ कहा जाए सुरक्षा वाला किला मिल जाता है चुनार का किला। और दूसरा फायदा ये होता है कि इसको एक कहा जाए खजाना मिलता है। कुछ राइटर्स लिखते हैं कि जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिलता है, तो इससे कुल मिला खजाना मिला। पहले एक अच्छा किला, मतलब एक अच्छा फ्लैट मिल चुका है, फ्लैट क्या पूरी बिल्डिंग ही मिली है, और दूसरा एक खजाना मिल चुका है, बैंक बैलेंस भी मिल चुका है। तो इससे स्थिति इसकी और मजबूत हो जाती है, ठीक है। दिमाग से खेला। कुछ बच्चों ने जिन्होंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की होगी वो जानते होंगे, एक इंटर में कहानी आधा आंट एंड द ग्रासोफर, इंटरमीडिएट में क्लास तब मैं पढ़ता था, तब थी शायद, आई थिंक उससे आपको रिलेट कर सकते हैं आंट एंड द ग्रासोफर वाली कहानी से। तो ठीक है, पॉइंट हटाइए। ताज खान जो चुनार का गवर्नर था, उसकी विधवा थी लाड मलिका, उससे विवाह कर लेता है और चुनार का किला और खजाना मिलता है। अब इसने टाइम पीरियड आया कि अब हो चुकी है बाबर की मृत्यु, और मृत्यु के बाद अब ये मुगलों के अगेंस्ट अटैक करेगा। तो अटैकिंग परफॉर्मेंस ऐसे ही उसने पहले ब्लूप्रिंट बनाया कि आपको करना क्या है। तो ब्लूप्रिंट अब बनाने में उसमें तीन उसके सामने दिक्कतें आ रही थी कि हमको करना क्या है। पहला तो पहले मुगलों को रोकना है, जो हुमायूं बाहर नहीं अभी नहीं, जस्ट मिनट, थोड़ा सा आगे ले आया यहाँ पर 1530 में अब ये क्या है कि सत्ता में बैठा हुआ है। अब यहाँ से उसने हुमायूं के अगेंस्ट संघर्ष करना शुरू किया, हुमायूं के अगेंस्ट मुगलों के अगेंस्ट संघर्ष करना शुरू कर दिया। और बाबर के टाइम क्योंकि बाबर की सेना मजबूत थी, अब हुमायूं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हुमायूं तीनों स्तर से कमज़ोर था, क्योंकि भाई साथ नहीं दे रहे थे, रेवेन्यू उसके पास था नहीं, और सेना भी कमज़ोर हो चुकी थी। तीनों पॉइंट्स पे उसने ब्लूप्रिंट तैयार किया और बाकायदा हुमायूं को हरा के भारत से निर्वासित कर दिया, वार ऑफ चौसा में और वार ऑफ बिलगिरा में हरा के भारत से निर्वासित कर दिया। और खुद जाके जून 1540 में दिल्ली के सिंहासन में बैठता है, दिल्ली और आगरा को दोनों कंट्रोल कर लेता है और अपना यहाँ पे राज्याभिषेक करवाता है। अब देखिए पुनः दूसरी यहाँ पे सेकंड और लास्ट टाइम अफगान शासन फिर से रिज्यूम हुआ। मैंने कहा 15 साल तक अब चलेगा। यहाँ से मुगल डायनेस्टी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई और अफगान डायनेस्टी फिर से स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे दिल्ली में बैठता, अब इसने ब्लूप्रिंट बनाया कि अब हमको करना क्या है।
गवर्नमेंट आती है, सबसे पहले ब्लूप्रिंट ही बनाती है हमको किस किस समाज में अपने देश के हित में क्या क्या कार्य करने हैं। तो वैसे ही उसने भी अपने देश के हित में क्या क्या कार्य करने हैं ये बता दिया। पहला कार्य इसने बताया कि पहले तो हमको मुगलों को रोकना है, आना नहीं चाहिए वो बंदा, हुमायूं वापस नहीं आना चाहिए, वापस आएगा डिस्टर्ब करेगा। दूसरा क्या है, जो मुगलों और लोदियों ने अफगानों के राज्य जीत लिए थे, मुगलों और लोदी ने जो राज्य जीत लिए थे अब उनको वापस लेना, ठीक है। और फिर अपने राज्य को अंपायरलिज्म मतलब साम्राज्यवादी ने अपने राज्य को और विस्तार करना, जिससे हमारा शासन व्यवस्था और सुदृढ़ हो जाए, ये इसके मेन टारगेट है। और इसी टारगेट के अनुरूप इसने पहला, देखिए हमने कहा था मुगल्स आएंगे तो कहाँ से आएंगे, मुगल आएंगे जैसे भारत का नक्शा है, सपोज करिए भारत का नक्शा है ये ऐसा कुछ है, तो मुगल आएंगे तो हमेशा मैंने कहा कि इसी एरिया से आते हैं, आएंगे, यही आने का रास्ता ही है। तो इसी पे उसने पहले टारगेट किया। यहाँ पर उसने पहले बार में पंजाब पर अटैक किया, पंजाब पे पूरा कुछ एरिया कवर कर लिया, अधिकृत कर लिया, मोस्टली लगभग 80% एरिया कवर कर लिया। और इसी के बाद सिंध और झेलम, सिंध व झेलम के पास एक पहाड़ी इलाका है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं, सिंध और झेलम पहाड़ी इलाका, वहाँ पे गोखर नामक कहा जाए, गोखर नामक एक जनजाति थी, थोड़ी एग्रेसिव थी, किसी की बात नहीं सुनती थी, तो इसके अगेंस्ट इसने अटैक किया। इसको भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सका। पूरी तरह नियंत्रित क्यों नहीं कर सका, क्योंकि इसी के कुछ देर बाद बंगाल में इसको विद्रोह की सूचना मिली, बंगाल में विद्रोह की सूचना मिली और ये वहाँ पे बंगाल पे गया, क्योंकि विद्रोह किया था खिजर खान ने और खिजर खान को पराजित कर दिया, बंगाल को भी अपने कंट्रोल में ले लिया यहाँ से। ठीक, जल्दी में देख रहे हैं, कोई अभी कोई खास एक्टिविटी नहीं आ रही, जब खास एक्टिविटी आएगी तो कोई डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पंजाब को इसने जीता, उसके बाद गोखरों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सका था, लेकिन बस ये बात मानने लगे थे। अब आके देखिए, बंगाल में खिजर खान विद्रोह करता है, उसको अधीनता स्वीकार कराता है और बंगाल में एक नई पॉलिसी अरेंज करता है। उस पॉलिसी को समझिए, बंगाल में एक दो सिस्टम बनाता है, एक शिकेदार। देखिए बंगाल को उसने 19 सरकारों में विभक्त किया। यह सरकार को आप बोल सकते हैं अपनी भाषा में जिले, और यहाँ पे एक शिकेदार नियुक्त किया। शिकेदार का क्या नाम था, इसके पास एक सेना की टुकड़ी होती थी, सेना की टुकड़ी होती थी, ओके। और इसको क्या करना होता था, इसका मेन काम था शांति व्यवस्था शांति व व्यवस्था या कानून को अप्लाई करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक। और यहाँ पे एक क्या बात है, अमीर ए बांग्ला या बंगाल भी लिख सकते हैं, अमीर ए बांग्ला की नियुक्ति की। इसका काम क्या था, इसका काम था कि जो विवाद हो रहे हैं प्रशासन या शासन स्तर पर उनको शॉर्ट आउट करना, रेवेन्यू कितना कलेक्ट हो रहा है और सही तरह से कैलकुलेट हो रहा है या सही तरह से कलेक्ट हो रहा है, ये सब व्यवस्था देखना। किसी तरह की कोई मतभेद होता है समाज में, कोई कुरीति फैले तो उसको व्यवस्था को टारगेट, मतलब कुल मिला के ये था। कुल मिला के इसको आप बोल सकते हैं ये हमारे एसएसपी साहब हैं और ये हमारे डीएम हैं, ठीक। अपनी भाषा जैसे मैंने बताई, इसको आप जिला मान सकते हैं तो इसको जिलाधिकारी मान सकते हैं, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं और ये शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं। रेवेन्यू कितना कलेक्ट हो रहा है, शासन व्यवस्था पूरी ठीक से चल रही कि नहीं, कहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं है, सारे मतलब सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही हैं, पूरी व्यवस्थाएं मेंटेन रखना। तो ये अमीर बंगला और यहाँ पे शिकेदार, यहाँ पे शायद कोई काजी फलीकत ऐसे कुछ नाम था, वो शायद अपॉइंट किया पार्टी, कभी पूछा तो नहीं किया, लेकिन मैंने शायद कभी पढ़ा था कि कोई काजी था, काजी फकीलत है ना, उसको अपॉइंट किया गया था। अब ये शिकेदार था, इसकी देखिए जो नियुक्ति होती थी, अब देखिए यहाँ पे अमीर बंगला था ना, ये शिकेदार के अंडर कंट्रोल में था, ठीक है। यहाँ पे एसएसपी पावर ज़्यादा चल रहा है ना। मैंने सिर्फ एक समझने की तरह बताया, ऐसा कोई बताया नहीं जाता था, सिर्फ समझने के लिए बताया। अब जो शिकेदार था, जिसकी नियुक्ति भी बादशाह करता था और इसके उत्तरदायी भी बादशाही को जवाबदेही होता था और कहीं जवाब नहीं दे सकता था, जवाब देता नहीं था, उचित नहीं समझता था किसी को, छोटे मोटे आदमियों को जवाब देना उचित नहीं समझता था। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा किस तरह बाबर के कंट्रोल में आया शेर शाह, फिर उसके बाद फिर से मोहम्मद शाह कंट्रोल में आया और मोहम्मद शाह के बाद ही उसने अपनी सत्ता संभाली पानीपत के वार के बाद। देन ताज खां की पुत्री विवाह से शादी करता है और पूरी तरह सत्ता कंट्रोल में कर लेता है। यहाँ से अब वो भारत में विजय करता है, पंजाब पर और गोखरों को जीतता है, उसके बाद बंगाल को पूरी तरह कंट्रोल करता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ हम लोग
मुख्य मुख्य वार लड़ेंगे और इम्पॉर्टेंट वार्स पे देखेंगे क्या क्या अचीवमेंट किए थे, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे, इंपॉर्टेंट साइट है। उसके बाद आज का वीडियो हम समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात है, जो बंगाल का शासन, बंगाल का जो हम लोग जो शासन करते हैं वो 1541 का टाइम है, 1541 का टाइम है। और ओके, और जो ताज खान की बेटी से, ताज खान की विधवा से शादी की थी, वो शेर खान का फर्स्ट विवाह नहीं था, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट बना रखिएगा। अब अन्य विवाहों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, या आपके स्तर पे, हमारे स्तर पे हमको नहीं मिल पाई, या कह सकते हैं अपने स्तर पर नहीं मिल पाई, तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि ताज खान की विधवा जो शादी की थी उसके पहले विवाह नहीं था। साक्ष्य के आधार पर माना गया है इसने भी कई शादियाँ पहले की होंगी। ओके, चलिए आओ आगे चलते हैं। 1541 में, मैं इस ईयर लिखना भूल गया था। अब चलें 1542। अब ये पूरे अपने साम्राज्यवाद की नीति पर परफॉर्म कर रहा है, और उसी आधार पे इसने पहला अटैक किया मालवा के अगेंस्ट। तो मालवा के अगेंस्ट देखो, इसका मेन तो टारगेट था मालवा पे अपना अधीनता स्वीकार करना, ठीक, क्योंकि मालवा हमेशा से रेवेन्यू और धनी राज्यों में गिना गया। अब मालवा पे अटैक करने के लिए इसने बहाना क्या बनाया, क्योंकि इसका पुत्र था कुतुब खान, जिसने इस कुतुब खान को हिंदाल और अस्करी के विरुद्ध भेजा था। हिंदाल व अस्करी के विरुद्ध भेजा था, मैंने बता भी चुका था पहले, हिंदाल व अस्करी के विरुद्ध भेजा था। और अस्करी में दोनों ने मिलकर काल्पिक युद्ध में दोनों के बीच काल्पिक का युद्ध हुआ था। इसमें कुतुब खान मारा गया था, शेर खान का पुत्र मारा गया था। और इसमें मालवा के शासक आई थिंक मल्लू थे उस टाइम, तो मल्लू ने मदद नहीं की थी कुतुब खान की, जिसके कारण वो मारा गया था। तो इस बहाने के आधार पे बदला लेने की फिलॉसफी को लेकर शेर खान ने मालवा पे अटैक किया और मालवा को अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक। इस तरह उसने मालवा जीता, और शायद शुआदत खान को अपना वहाँ पर गवर्नर नियुक्त कर दिया, और कुछ खास नहीं रहा मालवा के अटैक में, बल्कि मालवा का जीता। अब यहाँ पे फिर दूसरा आता है 1543। 1543 में जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पे आता है रायसीना विजय। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ी सी कहानी जुड़ी होगी। रायसीना विजय, यहाँ पे शासन है पूरनमल का शासन है, जो एक चौहान राजपूत है। अब इसने क्या किया था कि इसने चुनार में, है ना, चुनार में को अपने कंट्रोल में कर लिया था, चुनार को विजय किया था। वहाँ पे जितने भी मुस्लिम लोग थे उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया था, और लोगों को गुलाम बना लिया था, या सबको गरीब बना दिया, नौकर टाइप की नौकरी दे दी थी, और महिलाओं को गुलाम बना लिया था, ठीक है। पुरुषों को बिल्कुल गरीब बना के नौकर टाइप की स्थिति कर दी थी, और महिलाओं को गुलाम बना लिया। और साथ ही साथ इसने कहा था महिलाओं के साथ अनैतिक व्यवहार किया, ऐसा बताया गया। अब कितना सत्यता थी तो नहीं जानकारी है, लेकिन ऐसा बताया गया कि इसने महिलाओं के साथ नर्तकी का पेशा अपनाने के लिए बाध्य कर दिया था, ठीक। नर्तकी का पेशा अपनाने के लिए पूरनमल ने इनको बाध्य कर दिया था। शेर शाह सूरी को जब ये सूचना मिलती है तो वो शेर शाह सूरी काफ़ी उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि महिलाओं के प्रति वो हमेशा से सम्मानीय नज़रिया अपनाया था। और साथ ही साथ उस इस्लाम, क्योंकि उसने ये कहा था अपने जब युद्ध करने गया था तो उसने अपना वक्तव्य बोला था कि ये इस तरह का कृत्य इस्लाम के घोर विरुद्ध है। इस तरह का कृत्य इस्लाम के घोर विरुद्ध है। तो इसने पूरनमल के अगेंस्ट रायसीना में अपनी सेना उतार दी। ओके, लेकिन दिक्कत यहाँ हुई कि ये भी कोई कम नहीं था, राजपूत थे, चौहान राजपूत थे, तो ये भी कम नहीं थे। इन्होंने अपने दुर्ग को खूब अच्छी तरह सिक्योर रखा हुआ था। तो ऐसे थोड़ी ना कोई भी आएगा सेना लेके आ जाएगा हम एंट्री दे देंगे, प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। तो कई दिनों तक शेर शाह सूरी बाहर वेट कर होता रहा, जस्ट मिनट, कई दिनों तक बाहर वेट करता रहा, लेकिन उससे प्रॉपर टारगेट नहीं मिला। देन उसके बाद ये क्या कर रहा है, शेर शाह सूरी ने कूटनीति चली।
शेरशाह सूरी ने कूटनीति की और कहा कि एक शांति प्रस्ताव लेके आओ, शांति प्रस्ताव लेके आओ और हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, शांति प्रस्ताव हम आपको जान माल का, ना को किसी की जान जाएगी, ना ही हम आपसे कोई क्षतिपूर्ति मांगेंगे। ठीक, इस तरह पूरनलाल ने अपने दुर्ग के गेट खोल दिए, भैया शांति प्रस्ताव आ रहा है। अब बस उसने शर्त रखी थी कि हम इतना ये करेंगे, आप हमारी जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको छोड़ दीजिए, मुस्लिम लोगों उनको छोड़ दीजिए। इस प्रस्ताव पर साइन किए, शांति प्रस्ताव आया और युद्ध टल गया। लेकिन जो महिलाएं जब छूटी तो उन्होंने शेर खान के विरुद्ध एक कहा जाए एक मदद के रूप में एक अपील की कि किस तरह उसने पूरनमल ने हम पे अत्याचार किए हैं। इससे शेर खान काफ़ी उत्तेजित हो गया, फिर से उत्तेजित हो गया। ऐसा राइटर्स लिखते हैं कि शेर खान तो अपना वचन निभाना चाहता था। ये जो शांति प्रस्ताव था एक वचन के रूप में बताया गया, ये अपना प्रॉमिस निभाना चाहता था। लेकिन जो महिलाओं ने अपने कहा जाए अपना दर्द, अपना अपील टाइप की उससे की कि हमारा बदला लीजिए, तो शेर खान वास्तव फिर युद्ध का ऐलान कर देता है और दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें राजपूत राठौर बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ते हैं, बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ते हैं और शेर खान भी काफ़ी प्रभावित होता है। एट लास्ट पूरनमल हारता है, पूरनमल तो हार जाता है, ये पूरनमल हार जाता है। लेकिन लास्ट में इतिहासकार लिखते हैं कि सिर्फ यही युद्ध शेर खान के जीवन पे एक धब्बा बन जाता है। शेर खान के पूरे कैरियर पर लाल पेन का डेटा रिकॉर्ड आ जाता है, रेड पेन चल जाता है पूरी। उसकी कहा जाए वो बोलते हैं सर्विस बुक होती है, उसमें रेड पेन चल गया है यहाँ पे शेर खान के एक पल के। यही युद्ध एक दूसरे के पूरे जीवन पे एक धब्बा है, क्योंकि उसने अपने प्रॉमिस किया हुआ था और वो प्रॉमिस नहीं निभाया, प्रॉमिस किया हो तो प्रॉमिस नहीं निभाया, इसका ये युद्ध इसका धब्बा माना जाता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस युद्ध में शेर खान ने अपना प्रॉमिस में किया वो प्रॉमिस नहीं निभाया था, या कौन सा युद्ध जिस शेर खान के जीवन का एक कलंक रूप में साबित हो गया था, तो वो रायसीना का युद्ध था। ओके, अब और आगे चलते हैं। इसके बाद 1544 अब इसी पे जब यहीं पे लौट रहा था तो इसके बाद इसने बहुत बढ़िया काम किया है कि लौटते टाइम इसने सिंध और मुल्तान को भी पूरा जीत लिया, सिंध व मुल्तान को पूरा जीत लिया और उत्तर भारत से पूरी तरह रोड ब्लॉक कर दी। अब हमसे कोई खतरा नहीं, कोई एंट्री नहीं ले पाएगा हमारी परमिशन के बिना। उत्तर भारत का पूरा एरिया से पंजाब पहले ही जीत लिया था, गोखरों को पहले जीत लिया था, अब सिंध और मुल्तान को भी जीत लिया, तो उत्तर भारत का पूरा एरिया सील कर दिया है। अब बिना कोई एंट्री परमिशन के हमारी एंट्री नहीं ले पाएगा। ठीक, यही 1543 में भी इसने इसको जीत लिया। और आगे चलते हैं 1544 में। अब इस एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लड़ाई आ रही है, मालवा नहीं है, जैसे मैंने ऊपर देख लिया, मारवाड़। अब एक बात सुन, कुछ लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं मारवाड़ और मेवाड़ में क्या अंतर है, तो लोग थोड़ा समझ लीजिए। फिर मैंने देखते कि थोड़ा सा मैप उसे इसमें सही से बनता नहीं है, तो मैं तो कभी नहीं सही से बना मुझसे। जैसे सपोज करिए मैप कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सपोज करिए यहाँ पे राजस्थान वाला एरिया है। ठीक, तो इतना हिस्सा वो कहा जाता है मेवाड़। ठीक, और यहाँ का जो उत्तरी, ये कहा जाता है दक्षिण और पूर्व का हिस्सा है, वो कहा जाता है मारवाड़। और उत्तरी हिस्सा जो उत्तर पूर्व का, उत्तर पश्चिम का हिस्सा है, वो कहा गया मेवाड़। ठीक, लेकिन पूरा हिस्सा ये बोला जाता है। अब यहाँ मेवाड़ और मारवाड़ में अंतर ना देखकर लोग बताते हैं कि राजस्थान विजय कब की थी, क्योंकि पूरा एरिया राजस्थान का ही कहा जाता है, तो राजस्थान के रूप में डिफाइन कर दिया जाता है। अब कुछ लोग इस बात को डिनाई भी करते हैं, कहते हैं मारवाड़ और मेवाड़ अलग ही अलग थे, लेकिन सिंपल सा फंडा है, आप राजस्थान कह दीजिए, सब कहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर जितना मेरी जानकारी मैंने पढ़ा कि जो दक्षिण पूर्व का हिस्सा था वो मारवाड़ कहा गया और उत्तर पश्चिम का हिस्सा मेवाड़ कहा गया। और मेवाड़ के हिसाब से राणा सांगा थे, क्योंकि जब मेवाड़ के साथ राणा सांगा थे, जब राणा सांगा की मृत्यु होती है तो मारवाड़ पहला स्टेट बनता, पहला राज्य बनता है जो राजस्थान से अलग होता है, राजस्थान से अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य घोषित करता है। तो इस बात तथ्य ये सब स्पष्ट होता है कि मेवाड़ और मारवाड़ अलग अलग राज्य थे। जो लोग ये थ्योरी कहते हैं दोनों एक ही थे, इस बात को तो डिनाई कर सकते हैं इस आधार पे, क्योंकि राणा सांगा मेवाड़ के थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मारवाड़ ही पहला स्टेट बनता है जो राजस्थान से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य बनता है। ठीक, ये आपकी थ्योरी खत्म हो गई, या मैं टॉपिक पढ़ा दिया। अब इसको आगे देखिए, मारवाड़ यहाँ किसका शासन है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है शेरशाह सूरी तक हम इसको पढ़ेंगे। मालदेव जो कौन है, राठौर राजपूत, जस्ट मिनट, थोड़ा मैं भूल गया हूँ, यहाँ मैंने एक चीज़ नहीं बताई है। ये जो पूरनमल हैं ये चौहान राजपूत हैं, और किसके पुत्र हैं,
सिलहदी के पुत्र। और ये मालदेव राठौर राजपूत, ये किसके पुत्र हैं? ये हैं श्री राव गंगा के पुत्र। और इनका ये इन्होंने सत्ता कब संभाली? 1531 में सिंहासन पर बैठे हैं। ठीक, राजस्थान के पहले स्टेट स्वतंत्र होने वाला पहला स्टेट, जहाँ राणा सांगा की मृत्यु होती है। उसके बाद अब देखिए, मालदेव में ये थोड़े से बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही योग्य और योग्य इंसान थे जो सत्ता में बैठे थे। मतलब शेरशाह सूरी भी इनसे डायरेक्ट फेस टू फेस इसे युद्ध करने की इच्छुक नहीं था, लेकिन इन्होंने कूटनीति चाल चलते हुए, क्योंकि 1531 में सत्ता बैठे, लेकिन ये टाइम पीरियड देखिए थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हो गया था, तो मैं फिर से उसको रिज्यूम करता हूँ पॉइंट को। मारवाड़ के राजा मालदेव राठौर राजपूत थे, श्री गंगा राव के पुत्र थे। ठीक, गंगा राव जी नाम था पूरा, गंगा राव जी। अब मालदेव ने क्या किया था? हुमायूं को इनवाइट किया था 1544 के आसपास इनवाइट किया था। और यहाँ पर इसने क्या किया? 1544 के पास इनवाइट किया। देन ये बात शेरशाह सूरी पर रहती है। एक बात आप डिनोट कर लीजिए, मालदेव भी एक अच्छा प्रशासक, वीर प्रशासक, बहादुर है, सेना संपन्न सब कुछ है। वहीं पर शेरशाह सूरी भी बहादुर है, अपनी शक्ति को संगठित कर रहा है, अपने राज्य को एम्पायर पर बढ़ा रहा है। दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहते, युद्ध की स्थिति नहीं लाना चाहते हैं। यहाँ पे मालदेव कूटनीति चाल चलते हुए कहते हैं कि हुमायूं को इन्वाइट कर देता है कि आप आइए, मेरी सहायता से शेरशाह सूरी का अगेंस्ट युद्ध लड़िए और दिल्ली की सत्ता पर बैठ जाइए। लेकिन यहाँ पर शेरशाह सूरी को पता चल जाती है बात, वो मालदेव को लेटर भेजता है कि आप से ऐसा स्थिति ना लाइए, हुमायूं अगर आए तो मुझको सुपुर्द कर दीजिए, गिरफ्तार कर मुझको दे दीजिए, लेकिन वापस नहीं आना चाहिए। हुमायूं से घंटे कट्टरता थी, दुश्मनी थी। अब मालदेव के सामने बहुत ऐसी स्थिति आ गई है, विकट स्थिति आ गई है कि यदि हुमायूं को लाता है तो फिर शेरशाह से युद्ध की स्थिति बनने लगी। अब तो डायरेक्ट युद्ध की होगी, बैकग्राउंड में डायरेक्ट युद्ध की स्थिति होगी। इस विकट स्थिति से बचने के लिए मालदेव अपने आप को तटस्थ, न्यूट्रल हो जाता है। कहता अगर हुमायूं आ जाए तो तुम पकड़ लेना, गिरफ्तार कर लेना, मारना, जो करना हो कर लेना, और नहीं आता तो मुझसे मतलब नहीं है, ना है। कहा जाता है कि हुमायूं लाहौर तक आ गया है, लेकिन मालदेव की स्थिति जानने के लिए अपने एक सैनिक को भेजता है, अपने एक नुमाइंदे को भेजता है। जब बताता है कि मालदेव को इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं आपके इन्विटेशन का, आपके आने का, तो वहीं से हुमायूं वापस लौट जाता है। लेकिन शेरशाह यहाँ से अटेंटिव हो गया है। अब वो कहता है कि मैं मारवाड़ को भी जीतूंगा। मारवाड़ को जीतने के प्लान से अब वो मारवाड़ पे अपनी सेना करता है, और इसकी मारवाड़ की इस समय राजधानी है जोधपुर। यहीं पर आके वो अपनी सेना को कर लेता है और जोधपुर के किले पर घेर लेता है। लेकिन कच्ची गोली नहीं खेला मालदेव, वो राठौर राजपूत है, तो इसने भी अच्छी फील्डिंग सजा रखी है। इसने दुर्ग का दरवाजा खोले नहीं, भैया अटैक कैसे करोगे? ठीक, दुर्ग एक प्राचीन प्रहलाद उस टाइम दुर्ग एक बहुत सेफेस्ट प्लेस होता था, इतनी मजबूत दीवारें होती थी, उसके अंदर आप एंट्री नहीं ले पाओगे, तो कैसे युद्ध करोगे? तो शेर खान घेरा डाल के बैठे रहे काफ़ी टाइम पीरियड को, और ये घेरा अब इन पर उल्टा पड़ गया। अभी तक सीधा दांव पड़ रहा, अभी तो उल्टा पड़ गया, उल्टा इस तरह से पड़ गया। ये अब इनके सैनिकों, इनकी सेना में रसद की कमी होने लगी, अनाज की कमी होने लगी, बीमार होने लगे लोग, तो उल्टा पड़ गया इन पर। अब दिक्कत होने लगी, तो इन्होंने एक चाल चली। इसमें एक शेर खान ने एक जाली लेटर इशू करा दी। जाली लेटर डिस्पैच पे किसको भेजा? मालदेव को भेजा। उसमें साइन किसके थे? फेक साइन थे। ये इन्हीं के सेना के एक सरदार के संगठन के, कई सरदार संगठन युद्ध लड़ते थे, उनके एक सैनिक सरदार संगठन का लेटर था, जिसमें उन्होंने विद्रोह करने की बात कही थी कि जब युद्ध होगा तो हम शेर खान की तरफ से अपने राजा के अगेंस्ट लड़ेंगे। जब ये लेटर मालदेव के पास पहुंचता है तो अपने सबके सामने पूरी सेना में लेटर सर्कुलेट करा देते हैं। सबको पता चलता करे ये अपने सरदार तो भाई साहब तो गद्दार निकले, लेकिन वो वास्तव में गद्दार नहीं थे। इस अपनी स्वामी भक्ति को, अपनी ईमानदारी को, अपनी डिग्निटी को साबित करने के वो उनका ग्रुप अकेले ही शेर खान की सेना से लड़ गया। और ऐसा राइटर्स लिखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो उनके हाथ कट जाने के बाद, उनके अंग कट जाने के बाद भी वो वीरतापूर्वक लड़ते रहे। इतनी वीरता से उन्होंने लड़ा कि शेर खान प्रभावित हुआ उनकी वीरता से। वो कहता है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत को, दिल्ली के सिंहासन को दांव पर लगा दिया। सेंटेंस पूछा जाता है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सिंहासन को दांव पर लगा दिया।
उसको लग ही नहीं रहा था कि मैं युद्ध जीत पाऊंगा, क्योंकि एक संगठन ने हमको इतनी बुरा लड़ा, कहीं पूरी सेना आगे तो हार ही जाएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि सेना में फूट पड़ जाती है, सेना कमज़ोर पड़ जाती है, इसके कारण शेर खान विजित हो जाता है, शेर खान यहाँ से जीत जाता है। और जब शेर खान जीत जाता है मारवाड़ जीतने के बाद, तो इसके बाद वो चित्तौड़ पर अटैक करता है। चित्तौड़ में राजा थे, चित्तौड़ में राजा है राजा उदय सिंह, राणा उदय सिंह ऐसा कुछ नाम है। ये एक अल्पायु राजा हैं, छोटे बच्चे हैं, ये कह रहे हैं हम आपसे क्या लड़ेंगे, बड़े बड़े कुछ लड़ नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर ये समर्पण कर देते हैं और चित्तौड़ भी कंट्रोल कर लेता है। लेकिन यहाँ पे स्थिति ये आती है कि जो मारवाड़ था ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा, क्योंकि जो मालदेव था ना वो भाग गए थे, मालदेव युद्ध छोड़ के भाग गए थे, ठीक है। और जब शेर खान की मृत्यु होती है जून 1545 में, उसके 2 महीने बाद ही मालदेव वापस रिटर्न कर लेते हैं और अपने राज्य की हत्या को फिर से हत्या लेते हैं, फिर अपने रिज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये कहा जाए मालदेव शासन अभी शेरशाह सूरी के बाद अकबर तक के टाइम पीरियड तक जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे, नाम याद रखिएगा मालदेव। अब इसके बाद शेर खान का सबसे लास्ट अटैक आता है, लास्ट अभियान आता है कालिंजर। अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन मैं पुटअप कर रहा हूँ कि कालिंजर का किला कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? काफ़ी अच्छा कहा जाए पर्यटन स्थल है, कई लोग देखने जाते हैं और ये तो माना जाएगा कि हमारे इतिहास का एक साक्ष्य है, तो इस हिसाब से भी आप लोगों को जाना चाहिए, कोई बहुत दूर नहीं है। तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में, ना होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसका आंसर। तो कालिंजर किला यहाँ पे राजा किसने, चंदेल वंश के राजा कीरत सिंह का है, कीरत सिंह का शासन है। इसके आगे कालिंजर के किले पर घेर लेते हैं। जब कीरत सिंह भी दरवाजा गेट नहीं खोलते हैं तो शेरशाह सूरी क्या आदेश देता है कि बारूद के गोलों से दीवार पर अटैक करवाता है। बारूद के जो गोले होते हैं उसे दीवार पर अटैक कराता है। तो जो इस अस्त्र से जिस कहा जाए विपन से ये फेंके जाते हैं उनको बोलते थे हुक्का, ठीक। जिस विपन से फेंके जाते तो उसको बोलते हुक्का। तो एक गोला जो है वो दीवार पे लड़के नीचे ही गिर गया, वो वहाँ पे गिरा जहाँ पे गोलों का ढेर रखा था, बारूद के गोलों का ढेर रखा था, वहाँ पे जाके एक गोला गिर जाता और आग लग जाती है, ब्लास्ट भी होता है। और पास ही में खड़ा होता है शेर खान, वो उसमें शेर खान जल जाता है और काफ़ी घायल भी हो जाता है। लेकिन जब घायल हो गए सैनिक उसको उठा के ले जाते हैं तो कहता है नहीं, मेरी मेरा ट्रीटमेंट बाद में करा लेना, पहले आप दुर्ग को विजिट करिए। सभी सैनिक आते हैं, दुर्ग को विजिट करके इसको सूचना देते हैं कि हमने दुर्ग विजिट कर लिया है। तो राइटर्स लिखते हैं कि उसके चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष की भावना होती है। इसके बाद ही जब इतना इंजर्ड हो जाता है तो रिकवर नहीं कर पाता है, और जून, क्योंकि ये अटैक होता है नवंबर 1544 में, और जब जून 1545 में शेर खान की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यही लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, शेर खान की मृत्यु कैसी होती है, तो अब मुंह में उसमें लगता है कि वो हुक्का नामक एक अग्निय शास्त्र चला रहा था, या हुक्का नामक एक अस्त्र चला था, उससे मृत्यु हो जाती है। पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर टिक कर सकते हैं, कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे शेर खान की मृत्यु होती है और एक कहा जाए एक वीर योद्धा की जीवन लीला समाप्त हो गई, ठीक। उसने कैसे लेकिन अब शेर खान की उसका कहा जाए कि कहा जाए ये जो उसकी सैनिक गतिविधियाँ होती हैं, इसके कारण इसका नाम ज़्यादा न लेकर इसकी जो पॉलिसीज़ थी, जिस तरह उसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी उसके बारे में उसकी ज़्यादा चर्चाएँ की जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पर चर्चाएँ करेंगे। साथ ही साथ इसके जो उत्तराधिकारी आते हैं, इब्राहिम शाह आता है, उसके बाद कई 2-3 उत्तराधिकारी आते हैं, 10 सालों का शासन रहता है, कुछ खास नहीं है। 10 सालों के शासन में हम लोग देख लेंगे, जैसे 1 या 2 उत्तराधिकारी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पाके तो सब आए, तू चल मैं आया, इस प्रोसेस पे चलते रहे। लेकिन हम लोग जो मेन फोकस होगा वो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पे होगा, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम लोग आप सेफ रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें। गुड नाइट।